नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल धीवर एकेडमी पर। सो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 6वां होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो शिक्षण अभिरुचि, जिसे आप लोग सीडीपी के नाम से जानते हो। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 का ना जो शेष बचा हुआ जो क्वेश्चन है उसको करेंगे। तो आप लोगों को बता दूँ, आप लोगों का क्लास क्रमांक 5वां में आप लोगों को लगभग 15 क्वेश्चन कराया था। प्रश्न क्रमांक 51 से लेकर के ना जो 15 क्वेश्चन है वो आप लोगों को कराया था प्रश्न क्रमांक 65 तक की। उसके बाद शेष 15 क्वेश्चन है उसको आप लोगों को नेक्स्ट जो क्लास है उसमें कराऊंगा बोले थे ना। तो आज के इस क्लास में जो 15 क्वेश्चन बचे हुए हैं ना, तो उसका हम लोग प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो, एक साथ अगर आप लोगों को ना टोटल 30 प्रश्नों को कराऊंगा तो प्रत्येक क्वेश्चन को आप लोगों को पढ़ाने के लिए ना थोड़ा सा अच्छे से टाइम लगता है, और आप लोगों को एक एक जो क्वेश्चन है उसको अच्छे से समझाना पड़ता है। क्योंकि शिक्षण अभिरुचि के विषय में ना रटोगे तो कोई मतलब नहीं होगा आप लोगों का। आप लोगों को केवल ना अच्छे से इसको समझते हुए चलना है। क्यों? क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चन कोई भी बुक में रहे, चाहे आप लोग कहीं से भी पढ़ो, कोई भी यूट्यूब चैनल से पढ़ो, वहाँ सेम टू सेम क्वेश्चन उठा करके एग्जाम में नहीं देते हैं। तो कैसा टाइप से देते हैं? तो देखो, प्री डीलेड एंट्रेंस एग्जाम और प्री बीएड एंट्रेंस एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है, जो क्वेश्चन होता है उसको घुमा करके दिया जाता है, कूट आधारित दिया जाता है। तो आप लोगों को विस्तार पूर्वक समझते हुए पढ़ना है, जितना से जितना ज़्यादा हो सके डाटा को कलेक्ट करना है, आप लोगों को समझना है। खास तौर से शिक्षण अभिरुचि के विषय में आप लोगों को रटना नहीं है, ये आप लोग गांठ बांध करके रख लो। रटोगे तो कोई मतलब नहीं होगा, केवल समझे रहोगे कॉन्सेप्ट को ना, तभी अच्छे तरीके से बना पाओगे। तो इसीलिए आप लोगों को बोलता हूँ, जितना भी प्रश्न है और जितना भी आप लोगों को टॉपिक को मैं समझाता हूँ, केवल आप लोगों को समझते हुए चलना है। रटना बिल्कुल भी आप लोगों को नहीं है, खास तौर से शिक्षण अभिरुचि के विषय में। और जो जो चीज़ इंपॉर्टेंट आप लोगों को लगता है ना, या जो जो चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ, उन तमाम चीज़ को ना अपने शॉर्ट नोट्स में नोट कर लिया करो। क्यों? क्योंकि अगर आप लोग अभी नोट करके रखोगे ना तो एग्ज़ाम से एक हफ्ते पहले आप लोगों को क्विक रिवीजन करते हुए बन जाएगा। और जो आप लोग रिवीजन करोगे वो आप एग्ज़ाम में अच्छे से आएगा तो बना पाओगे। तो इसीलिए ना आप लोगों को शॉर्ट नोट्स भी बनाना ज़रूरी है। अपने प्रत्येक क्लास में आप लोगों को बोला हूँ। तो चलिए, ज़्यादा देर अब नहीं करते हैं, शेष जो 15 क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस करते हुए चलते हैं। चलिए, प्रश्न क्रमांक 66 को आप ध्यान से पढ़िए। आप केवल हिंदी जानते हैं, आप अगले महीने तमिलनाडु जा रहे हैं क्योंकि वहाँ आपकी नौकरी है। आप ऑप्शन ए, जब आप वहाँ हो तो उसकी भाषा सीखें। ऑप्शन बी, तमिल सीखना शुरू करें। ऑप्शन सी, तुरंत अपनी नौकरी छोड़ दो क्योंकि तुम तमिल नहीं सीख सकते। या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न क्रमांक 66 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी, तमिल सीखना शुरू करें, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? आप केवल हिंदी जानते हैं, आप अगले महीना तमिलनाडु जा रहे हैं क्योंकि वहाँ आपकी नौकरी है। तो आप लोगों का कोई भी दूसरा स्टेट में अगर आप लोगों का जॉब लगता है, गवर्नमेंट जॉब, और आप उस स्टेट का क्या है, तो उस स्टेट का जो लैंग्वेज है, जो भाषा है वो नहीं जानते हो, तो आप क्या करोगे? क्या आप अपना नौकरी को छोड़ दोगे? क्या नहीं जाओगे क्या तमिलनाडु? मान के चलो अगर आपका जॉब लगेगा तो ये नहीं होगा, इनमें से कोई भी नहीं होगा। उसके अलावा ए, आप वहाँ जाओगे तो उसकी भाषा सीखोगे। आप अगले महीना तमिलनाडु जाने वाले हो तो वहाँ जाने के बाद सीखोगे क्या उसकी भाषा को? नहीं। आप क्या करोगे? तमिल सीखना आज से ही शुरू करोगे। आज आप लोगों को पता चला कि आपका जॉब लग गया है वहाँ, तो तमिल सीखना आज से ही ना आप लोग शुरू करोगे। जी हाँ, अपने आप को वहाँ पर रख करके देखो ना, एक शिक्षक के रूप में सोचो ना आप लोग, तभी आप लोग अच्छे से बना पाओगे। और आपको हमेशा बोला हूँ ना, प्रश्न अगर पॉजिटिव बोला है तो आंसर भी आप लोगों को पॉजिटिव लेना है। आप क्या करोगे? वहाँ जब आप पहुँचेंगे तब थोड़ी ना सीखोगे, ये पॉजिटिव करेक्ट आंसर नहीं होगा। नौकरी अपना छोड़ दोगे क्या? ये भी नहीं होगा। इनमें से कोई भी नहीं होगा, केवल ऑप्शन नंबर बी जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न में, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोगों को बनाते हुए चलना है। देखो, शिक्षण अभिरुचि अगर आप लोग सॉल्व करो ना इस क्वेश्चन को, आप दो तरह से इसका जो आंसर है वो ले सकते हो। सबसे पहले प्रश्नों को देखो, ये वो पॉजिटिव है या निगेटिव। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव जो आंसर है उसको छांटो। दूसरा तरीका यह है कि आप एलिमिनेशन मेथड्स का यूज़ करो, मतलब जिसमें नेगेटिव नेगेटिव बोला गया है ऑप्शन ना, तो उसको काटते हुए चलो और पॉजिटिव को छोड़ दो। तो इन दोनों तरीके से आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होने वाला है, ठीक है। चलिए, प्रश्न क्रमांक 67 को आप लोग ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? ऑप्शन ए, प्रदर्शन कौशल। ऑप्शन बी, परिचय कौशल। ऑप्शन सी, उत्तेजना भिन्नता का कौशल। या ऑप्शन डी, बंद करने का कौशल।
तो प्रश्न क्रमांक 67 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी परिचय कौशल इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? तो पूर्व ज्ञान का जो परीक्षण आता है ना वो परिचय कौशल में आता है। मान के चलो अगर आप लोगों को किसी क्लास में एक टॉपिक दिया जाए और उस टॉपिक को आप लोगों को क्या करना है, परिचय करना है उस कौशल को। तो परिचय करने के लिए आप क्या करोगे? आप उस टॉपिक पर आपका पूर्व ज्ञान होने की क्या है, बहुत ज़्यादा जरूरी है उस पर क्या। तो पूर्व ज्ञान जिस टॉपिक पर आप लोगों का रहेगा तभी ना आप लोगों का जो परिचय है वो अच्छे से दे पाओगे जी, कोई भी स्थान पर कोई भी आप लोग अगर मंच पर जाओगे तो इसीलिए इस पर आप लोगों को क्या है, पूर्व ज्ञान का होना आवश्यक है। चाहे अगर आप खुद का भी परिचय दोगे ना तो सबसे पहले खुद का क्या करोगे, आप लोग पूर्व ज्ञान करोगे कि मैं क्या क्या बोलूँगा, कैसे कैसे बोलूँगा, उसका पूर्व क्या करोगे, अभ्यास करोगे आप लोग। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 67 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी परिचय कौशल जो है वो इसके अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। आप लोगों को थोड़ा फास्ट लग रहा होगा, थोड़ा आराम से आप लोगों को बताते हुए चलता हूँ, ठीक है। अगर आप लोगों को ना कुछ किसी प्रकार से ये लगता है कि मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ ना तो एक बार बता दिया करो, मैं स्लो कर दूंगा जब भी नेक्स्ट क्लास में लाऊंगा तो, ठीक है, क्योंकि आदत हो गया है इतना फास्ट बोलने का। चलिए प्रश्न क्रमांक 68 को ध्यान से पढ़िए। मनोवैज्ञानिक अनुशासन को मानते हैं। ऑप्शन ए सजा मिलने पर सही काम करना, ऑप्शन बी नियमों का पालन करें, ऑप्शन सी नियमों का स्वतः पालन करें या ऑप्शन डी स्वस्थ रहें। तो प्रश्न क्रमांक 68 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी नियमों का स्वतः पालन करे करेक्ट हो जाएगा। कैसे? मनोवैज्ञानिक अनुशासन को मानते हैं। तो जो आप लोगों का शिक्षण अभिरुचि के विषय में ना जो जो मनोवैज्ञानिक है ना अलग अलग, वे सारे मनोवैज्ञानिक जो है वो अनुशासन को क्या मानते हैं? तो अनुशासन को मानते हैं कि नियमों का स्वतः पालन करें। मतलब जो जो अनुशासन जिस फील्ड में लगाया गया है ना तो उस फील्ड के जो लोग होंगे वो जो नियम बनाया जाएगा ना उसको स्वतः अपने आप ही क्या करेंगे, उसका पालन करेंगे। किसी को भी किसी भी प्रकार से अलग से निर्देश देने की आवश्यकता ना पड़े। तो मनोवैज्ञानिक जो है वो अनुशासन को जो मानते हैं वो नियमों का स्वतः पालन करे, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से इसी अंदाज में। चलिए प्रश्न क्रमांक 69 को ध्यान से पढ़ते हैं। इस प्रकार की काउंसलिंग में वे लोग शामिल होते हैं जो स्कूल छोड़ देते हैं और जिनकी कठिनाइयाँ अधिक गंभीर होने की संभावना होती है। ऑप्शन ए समुदाय आधारित परामर्श, ऑप्शन बी स्कूल आधारित परामर्श, ऑप्शन सी ए और बी दोनों या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न क्रमांक 69 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए समुदाय आधारित परामर्श इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? इस प्रकार की काउंसलिंग में वे लोग शामिल होते हैं जो स्कूल छोड़ देते हैं और जिनकी कठिनाइयाँ अधिक गंभीर होने की संभावना होती है। तो देखो समुदाय आधारित परामर्श क्या होता है, तो स्कूल में ना एक समुदाय होता है जिसमें क्या होता है, समुदाय आधारित परामर्श मतलब ना एक समुदाय जो होता है वो वे तमाम बालक इस समुदाय आधारित जो परामर्श है ना उसमें शामिल होते हैं जिन लोगों ने स्कूल को छोड़ दिया है, बीच में ड्रॉप कर दिया है। तो उन लोगों को बुला करके ना ये काउंसलिंग किया जाता है कि आखिर उनके स्कूल छोड़ने का वजह क्या है। अगर जेन्युइन वजह होता है तो उसको क्या करते हैं, तो उनको दोबारा स्कूल में ला करके एडमिशन देने का काम करते हैं। तो समुदाय आधारित जो परामर्श में है ना तो इसमें वे तमाम जो बालक हैं वो शामिल होते हैं जो लोग ना बीच में ही क्या करते हैं, स्कूल को छोड़ दिए हुए हैं, चाहे वो पारिवारिक कारण हो, चाहे वो आर्थिक कारण हो, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो सकता है। तो इसीलिए आप लोगों को याद रखना है प्रश्न क्रमांक 69 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 70 को ध्यान से पढ़िए। एक शिक्षक छात्रों के 6 समूह बनाने का निर्णय लेते हैं और चर्चा और रिपोर्टिंग के लिए प्रत्येक समूह को एक एक उप विषय प्रदान करता है। इस संबंध में किस प्रकार का संचार मॉडल उसकी रणनीति को सबसे अच्छा वर्णन करेगा? ऑप्शन ए ट्रांसलेशन मॉडल, ऑप्शन बी इंटरेक्शनल मॉडल, ऑप्शन सी क्षैतिज मॉडल या ऑप्शन डी रैखिक मॉडल। तो क्या इसका आंसर हो सकता है?
तो प्रश्न क्रमांक 70 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए ट्रांजैक्शनल मॉडल इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? एक शिक्षक छात्रों के 6 समूह बनाने का निर्णय लेता है और चर्चा और रिपोर्टिंग के लिए प्रत्येक समूह को एक उप विषय प्रदान करता है। इस संबंध में किस प्रकार का संचार मॉडल उसकी रणनीति का सबसे अच्छा वर्णन करेगा? तो देखो, आप लोगों को अपने शब्दों में समझाता हूँ कि ट्रांजैक्शनल मॉडल एक्चुअल में होता क्या है। ट्रांजैक्शनल मॉडल के अंतर्गत क्या किया जाता है, एक जो शिक्षक होता है वो कक्षा में ना अलग अलग जो छः छः समूह बना देते हैं अलग अलग करके, और इस समूह में क्या होता है, सब प्रत्येक समूह को अलग अलग जो टॉपिक है वो प्रदान किया जाता है, दिया जाता है। और इस टॉपिक को क्या करता है, मान के चलो एक समूह में ना लगभग अगर ये 5 से 6 अगर सदस्य होंगे, तो जो टॉपिक इनको दिया गया है वो टॉपिक पर क्या करेंगे, छयों के छयों जो सदस्य हैं ना उस टॉपिक को अच्छे से समझेंगे और एक दूसरे को जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या करेंगे, वो कलेक्ट करेंगे पूरे के पूरे समूह, और कलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगे सामने वाले के ऊपर, तो वो भी बाकियों को उनके साथ पता चलेगा। और एक जो शिक्षक होगा ना वो सारे के सारे जो समूह होंगे ना उनसे क्या करेंगे, संवाद करेंगे, चर्चा करेंगे, और चर्चा के माध्यम से ना जितना भी इंफॉर्मेशन होगा, मतलब जो ज्ञान है ना वो एक दूसरे पर क्या होगा, ट्रांजैक्शन होगा, मतलब उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा, एक दूसरे का जो नॉलेज है वो। तो इस प्रकार की जब गतिविधि किया जाता है ना, तो इस प्रकार की गतिविधियों को टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कहा जाता है, मतलब अधिगम प्रक्रिया कहा जाता है। और इसमें क्या होता है, इसमें जो जो ज्ञान होता है ना वो एक दूसरे को क्या होता है, एक्सचेंज होता है, एक दूसरे के ऊपर ट्रांसफ़र होता है, एक दूसरे के ऊपर आदान प्रदान होता है। तो इसीलिए क्या कहा जाता है, इसको ट्रांजैक्शनल मॉडल कहा जाता है, जिसमें अलग अलग समूह बनाया जाता है और क्या हो जाता है, चर्चा करते हैं और रिपोर्टिंग देते हैं जो टीचर होते हैं उनको। तो इसीलिए आप लोगों को याद रखना है इसको। तो प्रश्न क्रमांक 70 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ट्रांजैक्शनल मॉडल इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो ये आप लोगों को याद रखना है इसको। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। अब आप लोगों के लिए ना एक कूट वाला प्रश्न है, तो इसको ध्यानपूर्वक आप लोगों को पढ़ना है, उसके बाद सॉल्व करना है। चलिए प्रश्न क्रमांक 71 को ध्यान से पढ़िए। बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपको अलग अलग 4 प्रकार के कथन दिए हैं। तो फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए, बच्चे ज्ञान के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता हैं। दूसरा, बच्चे समस्या समाधानकर्ता होते हैं। तीसरा, बच्चे वैज्ञानिक अन्वेषक होते हैं। और चौथा, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। ऑप्शन ए 1, 2 और 4 सही। ऑप्शन बी 1, 3 और 4 सही। ऑप्शन सी 1, 2 और 3 सही। या ऑप्शन डी 2, 3 और 4 सही। तो क्या इसका आंसर होगा? बिल्कुल भी इसको ना अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, एक बार देखोगे तो समझ जाओगे। और इसका आंसर लेने का तरीका आपको पहले भी बताया हूँ, अभी भी बता रहा हूँ। प्रश्न अगर पॉजिटिव इसमें बोला है ना तो केवल है केवल जो जो पॉजिटिव आंसर है केवल उन्हीं को लेना है, बाकी को नहीं लेना है। अब बताओ क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 71 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी 2, 3 और 4 जो है वो सही हो जाएगा। कैसे? बच्चे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 4 प्रकार के अलग अलग कथन दिया है, तो ध्यान से पढ़िएगा। सबसे फर्स्ट को ध्यान से पढ़ो, बच्चे ज्ञान के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। निष्क्रिय बोला है जी, निष्क्रिय, तो निष्क्रिय का मतलब क्या होता है, निगेटिव है। मतलब ज्ञान के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता, तो मतलब बिल्कुल भी उनको क्या है, ज्ञान प्राप्त करने में रुचि नहीं रखता, ये बोला गया है। निष्क्रिय है मतलब कोई ध्यान नहीं देता है, तो ये गलत हो जाएगा ना जी, निगेटिव है। प्रश्न पॉजिटिव बोला है ना, सही कथन, तो ये क्या है, निगेटिव बोला है, तो ये गलत हो जाएगा पहला। दूसरा को पढ़िए, बच्चे समस्या समाधान करता होते हैं, तो ये तो करेक्ट है जी। आपको इसको समस्या दोगे तो वो अपने आप में अपने क्यूरियोसिटी के माध्यम से क्या करेंगे, समाधान करने की कोशिश करते हैं, तो ये पॉजिटिव आंसर हो जाएगा। तीसरा को पढ़िए, बच्चे वैज्ञानिक अन्वेषक होते हैं, जरूर होते हैं जी वैज्ञानिक अन्वेषक। कैसे? तो आप उनको एक कार दे दो, और कार दोगे तो वो बाद में क्या करेंगे, कुछ टाइम खेलेंगे, और खेलने के बाद ना उसमें क्या है, ये चलता कैसे है, तो खोल खाल करके उसका नट बोल्ट को खोल करके देखते हैं कि एक्चुअल में उसका अंदर क्या क्या रखा है। तो वो वैज्ञानिक अन्वेषक होते हैं, जो सक्रिय जो खोजकर्ता होते हैं ना जी, तो वो होते हैं बच्चे जो है वो। तो ये भी पॉजिटिव है, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा चौथा को पढ़िए, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक होते हैं, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। आप अपने बच्चों के साथ जब भी रहेंगे, बच्चे कहने का मतलब आपके घर में जो भी छोटे छोटे बच्चे होंगे ना, तो उनके साथ रहोगे तो वो कई ना जाने ना जो अलग अलग जो देखते हैं वो क्वेश्चन करते हैं, बोलते हैं कि हवा कैसे चलता है, पेड़ कैसे उगता है,
पत्ते का रंग हरा ही क्यों होता है। तो इस प्रकार से पर्यावरण के बारे में क्या होते हैं, सक्रिय अन्वेषक होते हैं होते हैं ना, जो क्वेश्चन है वो जेन्युइनली पूछते रहते हैं। तो ये भी इसमें क्या है, पॉजिटिव है, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए दूसरा, तीसरा और चौथा जो है वो करेक्ट आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो। समझ में आया प्रश्न क्रमांक 71 आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 72 को अब ध्यान से पढ़िए। कक्षा में छात्रों द्वारा प्रभावी ढंग से सुनना है। ऑप्शन ए, शिक्षक के प्रति सहानुभूति। ऑप्शन बी, अनौपचारिक शिक्षा में रुचि। ऑप्शन सी, सहानुभूतिपूर्ण शिक्षा। या ऑप्शन डी, याद करने की इच्छा। तो प्रश्न क्रमांक 72 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर सी, सहानुभूतिपूर्ण शिक्षा करेक्ट हो जाएगा। इसमें कैसे, कक्षा में छात्रों द्वारा प्रभावी ढंग से सुनना है। तो कक्षा में छात्रों द्वारा प्रभावी ढंग से कैसे सुनते हैं और क्या होता है सुनना। तो सहानुभूतिपूर्ण शिक्षा जो होगा ना, जिसके कारण क्या होगा, जिसके कारण बच्चे जो है ना वो क्या करेंगे, तो अच्छे से ना क्या करेंगे, प्रभावी ढंग से वो सुनेंगे। तो एक जो शिक्षक है वो शिक्षक के रूप में क्या करोगे, सहानुभूतिपूर्ण उसको शिक्षा दोगे। मतलब यह है कि अगर बच्चों के मन में किसी प्रकार से अगर क्यूरियोसिटी आएगा, तो उनके क्यूरियोसिटी को आप शांत करोगे। मतलब जो भी प्रश्न बच्चों जो है वो पूछेंगे, तो आप उनको बेझिझक पूछने का इजाज़त दोगे, और उसके जो क्वेश्चन रहेगा ना उसको आप लोग क्या करोगे, उसका आंसर दोगे, ताकि बच्चे अच्छे से सीख पाए। तो ये क्या कहलाता है, सहानुभूतिपूर्ण शिक्षा कहलाता है एक शिक्षक द्वारा। और इस प्रकार की जो शिक्षा होता है वो प्रभावी ढंग से जो क्या होते हैं, बच्चे जो है वो सुनते हैं इस प्रकार से। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 72 का जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी अंदाज में। चलिए प्रश्न क्रमांक 73 को ध्यान से पढ़िए। बच्चे की शारीरिक वृद्धि और विकास को प्रभावी करने वाले कारक है। ऑप्शन ए, आनुवंशिकता। ऑप्शन बी, पर्यावरण। ऑप्शन सी, ना आनुवंशिकता ना पर्यावरण। या ऑप्शन डी, आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों। तो प्रश्न क्रमांक 73 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर डी, आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे, बच्चे की शारीरिक वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। तो बच्चे की जो शारीरिक जो विकास है ना और वृद्धि जो है, वो दोनों को प्रभावी करने वाला जो कारक होगा ना, वो आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों है। आप लोगों को पिछले क्लास में बताया था ना कि आनुवंशिकता क्या होता है और पर्यावरण क्या होता है। तो दोनों के दोनों बच्चे की विकास को प्रभावित करता है। कैसे, तो आनुवंशिकता मतलब हेरिडिटी होता है अंग्रेजी में, और आनुवंशिकता का मतलब ही होता है कि उनके माता पिता से ना जो उसको गुण मिलता है ना, तो उसको आनुवंशिकता कहते हैं। जैसे उसके माता पिता अगर गोरे होंगे तो जनरली उसका बच्चा भी गोरा होता है। जैसे उनके माता पिता के आंखों में चश्मा लगा होगा, तो जनरली एक वक्त में बच्चों को भी क्या लग जाता है, चश्मा लग जाता है। अगर उनके माता पिता को डायबिटीज़ वगैरह कुछ होता है ना, तो उनको भी जनरली जो उनके बच्चे हैं उनको भी हो जाता है। तो ये वो आनुवंशिकता कहलाता है, और इसके कारण बच्चों की ना शारीरिक में जो बनावट है और जो 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 उसकी मानसिकता है उसमें भी प्रभाव पड़ता है। उसके अलावा पर्यावरण, जिस इलाके में जिस वातावरण में बालक रहता है वो भी उसके शरीर को क्या करता है, प्रभावित करता है। उसके जो बुद्धि है उसको भी प्रभावित करता है। कैसे, तो अगर एक गांव में रहने वाला जो बालक है वो गांव की तरह सोचेगा, जो खेती बाड़ी जो दुनियादारी है ना उसके बारे में थोड़ा सा कम नॉलेज रखेगा। लेकिन वहीं पर अगर शहर का बालक है ना, वो टेक्नोलॉजी के बारे में, दुनियादारी के बारे में उसका जो सोच है वो अलग रहेगा। अब दोनों को आप एक साथ लाओगे कि दोनों के सोच में क्या होगा, पर्याप्त अंतर देखने को मिलेगा। शारीरिक वृद्धि के साथ साथ विकास के साथ साथ उनकी जो मानसिक वृद्धि और विकास है ना, उन दोनों बालक में पर्याप्त अंतर होता है, उसको प्रभावित करता है जो पर्यावरण है वो। तो इसीलिए ना आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों जो है ना, वो बालक के विकास को प्रभावित करता है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है, इसमें से प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आनुवंशिकता और क्या है, पर्यावरण से ना आप लोगों को क्वेश्चन देखने को ही मिलेगा, 100% श्योर हो। तो आप लोग ना शॉर्ट में लिख करके नोट करके रख सकते हो ऐसे प्रश्नों को। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 73 का जो करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 74 को ध्यान से पढ़िए। कौशल प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति अंतर्निहित क्षमता के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए, बुद्धि। ऑप्शन बी, व्यक्तित्व। ऑप्शन सी, योग्यता। या ऑप्शन डी, मूल्य।
तो प्रश्न क्रमांक 74 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी योग्यता इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? कौशल प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति अंतर्निहित क्षमता के रूप में जाना जाता है। तो किसी भी प्रकार के अगर आप लोग कौशल प्राप्त करना चाहते हो, मतलब कोई स्किल जो है ना वो आप सीखना चाहते हो, तो सीखने के लिए क्या जरूरी है? व्यक्ति के अंतर्निहित क्षमता, मतलब आपके अंदर जो क्षमता है ना उसको पूरी तरह से बाहर निकालना, और बाहर निकाल के क्या है, अपनी जो योग्यता है ना उसको साबित करना, उसको निखारना, उस कौशल को सीखना, तो वो क्या कहलाएगा? तो वो योग्यता कहलाता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। अब आप लोगों के लिए फिर से एक कूट वाला प्रश्न है। एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस किया होगा, ये जो 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है ना उसमें ना लगभग 60% ही केवल कूट में पूछा गया, 50 से 60%। लेकिन 2025 का जो क्वेश्चन आया था ना उसमें 80% पूछा गया था कूट आधारित। तो ये आप लोगों को नहीं सोचना है कि यार ज़्यादा कूट में पूछने वाले हैं। आप केवल अपने कॉन्सेप्ट है ना, अपना जो आप लोग टॉपिक पढ़ते हो उसको ज़्यादा अच्छे से समझना, रटना मत। बार बार बोलता हूँ आपको, जितना समझोगे उतना बेहतर होगा, क्योंकि इस प्रकार की जो क्वेश्चन होते हैं आपके समझ आधारित होता है केवल। तो ध्यानपूर्वक पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 75 को ध्यान से पढ़िए। नीचे दो कथन दिए हैं, तो दो कथन दिया है, कथन 1 और कथन 2 करके। सबसे पहला कथन 1 को ध्यान से पढ़ते हैं। संचार को शैक्षणिक संस्थान सहित समाज को प्रभावी करने वाले सामाजिक कारकों में से एक के रूप में देखा जाता है। कथन दूसरा को पढ़िए। संचार उस मामले के लिए किसी भी समाज की सांस्कृतिक सेटिंग को विकसित करने, बनाए रखने और बदलने में मदद नहीं करता। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। ऑप्शन ए, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। ऑप्शन बी, कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत है। ऑप्शन सी, कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। या ऑप्शन डी, कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 75 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कथन 1 सही है लेकिन कथन दूसरा इसमें गलत हो जाएगा। कैसे? तो देखो आप लोगों को ना दो अलग अलग कथन दिए हैं। सबसे पहले कथन 1 को ध्यान से पढ़ो। संचार को शैक्षणिक संस्थान सहित समाज को प्रभावी करने वाले सामाजिक कारकों में से एक के रूप में देखा जाता है। संचार का मतलब होता है जी आप लोगों की जो बोलने की स्किल है ना, जो आप समाज में रह करके बोलते हो, बात करते हो, तो उसको क्या बोला जाता है? तो उसको संचार बोला जाता है, ठीक है। जब आप ना एक दूसरे से बात करते हो शैक्षणिक रूप से, शैक्षणिक संस्थान मतलब जो पढ़ने लिखने वाला जो स्कूल है, जो जगह है ना, तो उसको शैक्षणिक संस्थान कहते हैं। तो उसको क्या है, सामाजिक कारक के रूप में देखा जाता है। तो ये क्या होगा, ये पॉजिटिव आंसर हो जाएगा, तो ये करेक्ट हो जाएगा। देखो ना जी, किसी प्रकार से निगेटिविटी नजर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है ना। ठीक उसी प्रकार से दूसरा को पढ़िए। संचार उस मामले के लिए किसी भी समाज की सांस्कृतिक सेटिंग को विकसित करने, बनाए रखने और बदलने में मदद नहीं करता है। तो नहीं करता है बोला है ना, संचार बोला है इसमें। संचार मतलब जब आप ना अपने समाज में या किसी से भी आप बात करते हो अच्छे से, तो बात करोगे तो आपकी सांस्कृतिक सेटिंग के विकास, मतलब आपकी संस्कृति को वो दर्शाता है ना। आप किसी से भी अच्छे से बात करोगे तो आपका विकास होगा कि नहीं, अच्छे शब्दों का प्रयोग करोगे तो आपकी संस्कृति को विकसित करने, बनाए रखने और बदलने में, इसमें बोला है मदद नहीं करता है। तो ये गलत ही ना हो जाएगा जी। आप जब किसी से अच्छे से बात करोगे, चाहे वो किसी भी लोगों से बात करो अच्छे से समाज में, तो वो क्या होगा, आपकी भाषा शैली का क्या है, परिचय है। और आपकी भाषा शैली विकसित होगा तो आप विकसित होंगे, आपके समाज विकसित होगा। तो ये करेक्ट होना चाहिए। और इसमें नहीं बोला है तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसीलिए इसको नहीं लिया गया है। समझ में आया आप लोगों को? तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 75 का जो करेक्ट आंसर लिया गया है ना, कथन 1 को ही सही लिया गया है और कथन 2 को गलत लिया गया है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोगों को दोनों कथन को केवल ध्यानपूर्वक आप लोगों को पढ़ना होगा, केवल। ऐसे सोचोगे ना कि मैं अलग से पढ़ूँ, कोई भी बुक में होगा तो उसमें से छाप देंगे, तो वैसा नहीं होता है जी। वो ना इनसे रिलेटेड खुद से प्रश्न बना करके देते हैं एग्जाम, जो ना जो क्वेश्चन पेपर छांटते हैं वो। तो इसीलिए अपना माइंडसेट पहले से ये बना करके रखो। केवल आप लोग ये ध्यान देना, अगर पॉजिटिव आंसर लिया गया है ना, बोला गया है मतलब पॉजिटिव टाइप से, तो आप लोगों को पॉजिटिव आंसर लेना है इस प्रकार के कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 76 को अब ध्यान से पढ़िए। संचार के संदर्भ में शिक्षण और सीखने के अधिकांश ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ऑप्शन ए, तुल्यताकालिक। ऑप्शन बी, अतुल्यताकालिक। ऑप्शन सी, एक से कोई नहीं। या ऑप्शन डी, विशिष्ट समय सीमा के लिए।
तो प्रश्न क्रमांक 76 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी अतुल्यकालिक इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? संचार के संदर्भ में शिक्षण और सीखने के अधिकांश ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो संचार मतलब जो ना आप लोगों की जो कम्युनिकेशन है, बातचीत जो करने का तरीका है ना, तो वो शिक्षण और सीखने, शिक्षण मतलब पढ़ाना और सीखने मतलब लर्निंग, तो उसका अधिकांश जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होगा ना वो अतुल्यताकालिक कहलाता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है इसके संदर्भ में, ठीक है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 76 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी जो है रहेगा ना वो करेक्ट हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 77 को आप पढ़िए। किस प्रकार का ध्यान एक व्यक्ति को एक कार्य सौंपने के लिए अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करता है? ऑप्शन ए निहित, ऑप्शन बी अनौपचारिक शिक्षा, ऑप्शन सी अनैच्छिक या ऑप्शन डी स्पष्ट। तो प्रश्न क्रमांक 77 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए निहित जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? किस प्रकार का ध्यान एक व्यक्ति को एक कार्य सौंपने के लिए अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करता है? तो अपने ना इच्छा शक्ति का जो प्रयोग करता है एक व्यक्ति को एक कार्य करने के लिए, वो इसमें निहित जो है ये वो करेक्ट हो जाएगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है इसके संदर्भ में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 78 को ध्यान से पढ़िए। यदि एक शिक्षक कक्षा में एक समस्याग्रस्त बच्चे को पाता है तो उसे क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए बच्चे को तुरंत घर वापस भेज दें, ऑप्शन बी बच्चे की उपेक्षा करें, ऑप्शन सी बच्चे को दंड दें या ऑप्शन डी बच्चे का काउंसलिंग करें। तो प्रश्न क्रमांक 78 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी बच्चे का काउंसलिंग करे करेक्ट हो जाएगा। कैसे? यदि एक शिक्षक कक्षा में एक समस्याग्रस्त बच्चे को पाता है तो उसे क्या करना चाहिए? तो आप एक शिक्षक होने के नाते जब कक्षा में पढ़ाने गए हो और एक जो बालक है वो समस्याग्रस्त है, मान के चलो किसी भी प्रकार से उसको समस्या हो रहा है, चाहे वो पढ़ने में हो, चाहे वो लिखने में हो, चाहे उनको बैठने में, चाहे वो लोगों के साथ मतलब स्टूडेंट के साथ सामंजस्य स्थापित करने में, तो आप क्या करोगे? एक शिक्षक होने के नाते बच्चे का काउंसलिंग करोगे, मतलब बच्चे को ना अलग से बुलाओगे और उनसे बात करोगे और उनसे जानने का कोशिश करोगे कि उनको क्या समस्या है और उस समस्या का कारण क्या है, पहले आप ये जानोगे। अब जान लोगे तो एक शिक्षक होने के नाते उस समस्या का समाधान करने की आप कोशिश करोगे। तो यही इसका क्या होगा? पॉजिटिव आंसर हो जाएगा। बच्चे को तुरंत थोड़ी ना घर भेजोगे जी, उसके अलावा बच्चे की उपेक्षा थोड़ी ना करोगे या बच्चे को दंडित थोड़ी ना करोगे, तीनों के तीनों नेगेटिव है ना, केवल पॉजिटिव जो है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। अब चलिए प्रश्न क्रमांक 79 को ध्यान से पढ़िए। यह महत्वपूर्ण है कि शिक्षक बुद्धि भागफल आईक्यू के आधार पर बच्चों को निश्चित समूह में अलग ना करे। ऑप्शन ए यह शिक्षकों के लिए असुविधाजनक है, ऑप्शन बी यह विद्यार्थियों के लिए असुविधाजनक है, ऑप्शन सी यह बच्चों को समूह में आपस में प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति नहीं देते, या ऑप्शन डी आईक्यू की अवधारणा स्थिर नहीं है और इसे बच्चों पर लेबलिंग भी होती है। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 79 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। आईक्यू की अवधारणा स्थिर है और इससे बच्चे पर लेबलिंग भी होती है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो ध्यान से पढ़िए। यह महत्वपूर्ण है कि शिक्षक बुद्धि भागफल आईक्यू के आधार पर बच्चों को निश्चित समूह में अलग ना करे। तो आप लोग ये बताओ, एक शिक्षक के रूप में अगर एक कक्षा में आप पढ़ा रहे हो तो जो जो इंटेलिजेंट बालक हो उसको अलग रखोगे क्या? जो मंद बुद्धि बालक होंगे उनको अलग समूह में बांटोगे क्या आप? तो नहीं ना बांटोगे। और अगर इसको कहीं बांटना चाहोगे तो क्या होगा? अगर बांटना चाहोगे तो उसका क्या होगा? आईक्यू की अवधारणा जो है वो स्थिर हो जाएगा और इससे बच्चों में क्या हो जाएगा? लेबलिंग लग जाएगा। लेबलिंग का मतलब यह है कि जो ना इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो एक ग्रुप में हो जाएगा और जो मंद बुद्धि बालक है जो धीमी गति से सीखता है वो एक गति में हो जाएगा, मतलब एक जो ग्रुप है उसमें हो जाएगा। तो दोनों में लेबलिंग हो जाएगा ना जी, ये होशियार है, ये थोड़ा सा मंद बुद्धि है, ऐसा। तो ये क्या होगा? लेबलिंग लग जाएगा। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 79 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को? चलिए आज के क्लास के अंतिम प्रश्नों को ध्यान से पढ़ते हुए चलते हैं, तो इसको भी ध्यान से पढ़िएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 80 को ध्यान से पढ़िए। आपका एक सहकर्मी आपसे काम के घंटों के दौरान उनसे निजी काम में मदद करने के लिए कहता है, आप क्या करेंगे?
ऑप्शन ए, आप उनकी तुरंत मदद करेंगे। ऑप्शन बी, आप उसे काम के घंटों के बाद इंतजार करने और उसकी मदद करने के लिए कहेंगे। या ऑप्शन सी, आप उसकी बिल्कुल भी मदद नहीं करेंगे क्योंकि यह उसका निजी काम है। या ऑप्शन डी, आप उसे बताएंगे कि उसे अपने निजी काम में लोगों से मदद नहीं मांगने चाहिए। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 80 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। आप उसे काम के घंटों के बाद इंतजार करने और उसकी मदद करने के लिए कहेंगे। कैसे? तो प्रश्न क्रमांक 80 को ध्यान से पढ़िए। आपका एक सहकर्मी आपसे काम के घंटों के दौरान उसके निजी काम में मदद करने के लिए कहता है, आप क्या करेंगे? तो देखो, आप दो लोग ना क्या करो, कोई काम करने के लिए गए हो और दो लोगों में से आपका जो एक साथी जो सहकर्मी है ना, वो ये कहता है कि आप ना मेरी थोड़ा सा मदद कर दो। तो आप क्या बोलोगे? पहले जो मेरा हम लोगों का काम है ना उसे ख़त्म कर लेते हैं और उसको ख़त्म करने के बाद ना जो आपका काम है उसमें मैं आपका मदद करूँगा। तो सेम उसमें भी वही बोला गया है कि जो काम की घंटे ना, मतलब जो काम हम करने पहले आए हैं उसको कर लेते हैं, उसके बाद ना मैं आपकी मदद कर दूंगा आपके जो निजी काम है उसमें। तो ये इसका पॉजिटिव आंसर हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 80 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को केवल ना इतना ही पढ़ना था, इससे ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता आप लोगों को नहीं है। इसके बाद जब नेक्स्ट क्लास लाऊंगा ना तो उसमें आप लोगों का 2022 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको भी आप लोगों को करा दूंगा। और जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खत्म हो जाएगा ना तो उसके बाद आप लोगों का जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना उसका आप लोगों को प्रैक्टिस करा दूंगा दोबारा। और जितना भी शेष दिन बचा रहेगा ना उन सारे शेष दिन में हम लोग क्या करेंगे, मल्टीपल टाइप से रिवीजन करते हुए चलेंगे। आप लोगों का ना कंबाइन जो ना क्वेश्चन है वो लेकर के आऊँगा, मतलब ना सारे टॉपिक से जो क्वेश्चन है ना वो लेकर के आऊँगा, जैसे एग्जाम में पूछा जाता है वैसा क्वेश्चन आप लोगों को चलाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को केवल इतना ही पढ़ना था। आप सभी लोगों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। अगर आप लोगों ने व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो कर लेना आप लोग। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है ना तो उसमें कॉन्टेक्ट करके आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट क्लास में।